हेलो दोस्तों। तो मैं अभी आपको एक बताने वाला हूँ कि हम लोग आजकल जो वर्चुअल मशीन यूज़ हो रहा है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि क्लाउड में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। लोग क्लाउड में एक्चुअली वर्चुअल मशीन ही बनाते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन क्यों यूज़ करते हैं, है ना? तो क्यों माने वर्चुअल मशीन आया है वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो जान लेते हैं वर्चुअल मशीन क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना? उसका कारण क्या है? तो आप सब अगर प्रोग्रामिंग किए हो, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए होगे तो रिलेट कर पाओगे, या फिर जिन लोग नहीं किए उनके लिए भी ये अच्छा एक कोर्स रहेगा। तो बेसिकली आप अगर देखते हो कि ये एक, मान लो कि ये एक मशीन है, और ये जो मशीन है, ये मशीन में हम लोगों ने एक डॉट नेट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, मान लो। तो डॉट नेट का जो प्रोजेक्ट होता है ना दोस्तों, तो उसमें हम लोग नॉर्मली DLL फाइल्स होते हैं और पेजेस होते हैं, जैसे ये AXPX के कुछ पेज हैं, और ये पेज होता है, कुछ DLLs होते हैं। और इसको अगर किसी सर्वर में यानी मशीन में डिप्लॉय करना है ये, तो उस मशीन का ना कुछ एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो उस मशीन में एक तो कुछ प्रकार का स्टोरेज होना चाहिए, कोई एक लिमिट होना चाहिए स्टोरेज का, कि भाई मेरा अगर डॉट नेट इंस्टॉल करना है तो स्टोरेज हम लोग को 10 GB का स्टोरेज चाहिए। उसके अंदर उसका रैम मेमोरी चाहिए कि भाई वो कम से कम 2 GB का मेमोरी होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विंडोज़ का। अब वो विंडोज़ का 11 हो, 10 हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में आपको डॉट नेट इंस्टॉल करना होता है। डॉट नेट 45 इंस्टॉल कर लिया, या जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल किया। उसका रन टाइम होना चाहिए, डॉट नेट का रन टाइम भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये सब इंस्टॉल करने के बाद जा कर के ये मशीन पूरा कॉन्फ़िगर हो जाता है एक डॉट नेट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। फिर मैं जब ये डॉट नेट प्रोजेक्ट को इधर डालता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद जा कर के मैं जब ब्राउज़ करता हूँ लोकल होस्ट को, HTTP और अपना जो लोकल होस्ट है, तो मुझे ये पेज दिखाई देगा। इसको अगर मैं IIS फोल्डर में अगर डिप्लॉय कर दूंगा तो ये फिर मेरा जो भी वेबसाइट है वो चलेगा। तो इतना तो हमको आइदर पता है, और नहीं पता है तो अभी समझ में आ गया कि मेरे को अगर कोई एक डॉट नेट का प्रोजेक्ट रन करना है किसी एक मशीन में, तो उस मशीन को प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो अभी प्रॉब्लम कुछ है नहीं इसमें, है ना? ये बढ़िया से चल रहा है। अभी क्या होता है कि आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता। ये पहले क्या होता था कि पहले के समय में एक प्रोजेक्ट जो हुआ करता था ना, डॉट नेट का लिख लिया या जो भी जावा का, वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बिजनेस को संभाल लेता था। बिजनेस का मतलब मान लेते हैं कि मेरा एक बिजनेस है जिसमें मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने हैं। ये सब प्रोडक्ट्स है मान लो, है ना? ये प्रोडक्ट को मेरे को बेचना है, और ये सब प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, उसको शिपिंग का स्टेटस दिखाना है, और उसके बाद उसको ईमेल भेजना है कि भाई शिप हो गया, ऑर्डर करना है, और उसका कैंसिल का दिखाना है। तो ये सारे चीज़ें जो होता था पहले एक ही एप्लीकेशन में आ जाता था पहले के ज़माने में, और वो चल भी जाता था क्योंकि पहले लोग ऑनलाइन बहुत कम ही खरीदते थे, और उस समय लोग सब कुछ स्टोर में जाके लेते थे, तो एक एप्लीकेशन में हो जाया करता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अगर मेरे को शिपिंग में कुछ चेंज करना है तो यार पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता था, क्योंकि ये सब कुछ एक ही में है ना, कोड में, एक ही कोड में है। तो पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो फिर ईमेल भी टेस्ट करो, ऑर्डर को भी टेस्ट करो, और शिपिंग, ईमेल एड्रेस, कैंसिलेशन सबको टेस्ट करने के बाद हम डिप्लॉय करते थे, तो स्लो हो जाता था प्रोसेस। तो जल्दी जल्दी कुछ नया फीचर ऐड करना डिफ़िकल्टीज आते थे ना कंपनी को। तो कंपनियों ने फिर क्या किया कि नहीं यार, एक काम करते हैं, हम इनमें से कुछ सर्विसेज को अलग अलग डिप्लॉय करेंगे। तो लोग अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना चालू किए। फॉर एग्जांपल शिपिंग का एक अलग से प्रोजेक्ट बन गया, ऑर्डर का अलग प्रोजेक्ट बन गया। तो शिपिंग का अलग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना, ऑर्डर का अलग प्रोजेक्ट बन गया, और मान लो कि प्राइसिंग का अलग प्रोजेक्ट बन गया। तो ये हो गया शिपिंग, ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर, और ये हो गया तुम्हारा प्राइसिंग का प्रोजेक्ट। तो अलग अलग प्रोजेक्ट है। अब जब अलग अलग प्रोजेक्ट बनी तो अलग अलग टीम बने। मान लो ये एक टीम संभाल रहा है, यहाँ एक अलग ही टीम बैठा हुआ है जो संभाल रहा है इसको, है ना? और इधर भी अलग टीम है जो संभाल रहा है। तो जब अलग अलग टीम बने तो इन लोग का दिमाग अलग अलग चलने लगा। अब ये टीम सोचता है कि यार मैं इसको डॉट नेट में लिखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये बंदा थोड़ा अलग ही सोचता है, ये सोचता है कि मैं इसको यार जावा में लिखने वाला हूँ। अब ये बंदा सोचेगा यार इसको मैं नोड जेएस में लिखने वाला हूँ, है ना? तो अभी ऐसा ऐसा सिस्टम से टीम बन गए। तो नोड जेएस में जो लिखेगा वो मोंगो यूज़ कर रहा होगा डाटाबेस, डॉट नेट वाले मान लो सिक्वल यूज़ कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट का, जावा वाले माई सिक्वल यूज़ कर लिए। तो अब ये अलग अलग पूरा स्टैक बन गया, देख लो। तो मैं तो 3 का उदाहरण लिया, अब बहुत भी हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, ये अब वो कंपनी को दिक्कत ये आती है कि अब वो कंपनी को 3 3 अलग अलग सर्वर बनाने पड़ेंगे। ये एक सर्वर बनाया उसने, इसका एक सर्वर बनाया, उसको डॉट नेट के लिए इंस्टॉल किया, इसका एक सर्वर बनाया जो नोड जेएस के लिए डेडिकेट किया।
तो यार ये खर्चा बढ़ जाता है बॉस, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मशीन खरीदना था मेरे को, मान लो इसमें मैंने $1000 खर्चा किया है, अब मेरे को 3 मशीन बनाना है, तो समझ जाओ यार अभी मेरे को कम से कम $3000 का फटका पड़ गया। तो फिर लोगों ने बोला कि यार इसको ऐसे करने से तो नहीं बनेगा बात। तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो अभी हम वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे। वर्चुअल मशीन क्या होता है फिर देखो बताता हूँ। तो बेसिकली आइडिया ये हो गया कि हम एक मशीन खरीदेंगे और उस मशीन के अंदर का जो मान लो हार्डवेयर है, इस मशीन के अंदर में मेरे पास 100 GB का हार्डवेयर है और मान लो रैम है 30 GB का रैम है और ऐसा कुछ है। तो मैं क्या करूँगा कि इस मशीन के जो हार्डवेयर है ना, जैसे कि इसका स्टोरेज, उसका रैम, उसका नेटवर्किंग, राइट, ये सब कुछ को मैं डिवाइड करना सीख गया हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला मैंने जिससे वो सब डिवाइड हो जाएगा और मेरे को आइसोलेशन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से मशीन बनाया इसी मशीन के ऊपर में, जो कि ये सबको डिवाइड कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 3 मशीन इसमें बना दिया इस तरह से, वर्चुअल मशीन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। वर्चुअल माने इसी मशीन के ऊपर मैं ये मशीन बना रहा हूँ और ये कोई हार्डवेयर वाला मशीन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ जो मेरे को आइसोलेशन प्रदान करेगा और ये जो स्टोरेज को डिवाइड करने का इसमें कैपेबिलिटी भी रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये बोलेगा कि भाई मैं इसमें 30 GB यूज़ करूँगा, ये बोलेगा मैं इसमें 20 GB यूज़ करूँगा स्टोरेज, और ये बोलेगा मैं इसमें 30 GB स्टोरेज यूज़ करूँगा। तो डिवाइड हो गया है ना। हमारे पास अभी टोटल अभी देखें तो 30 60 और 70 80 GB हम यूज़ कर लिए, तो 20 GB अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये 80 GB का हमने डिवाइड कर लिया और समझ जाओ अब ये 3 पूरा आइसोलेटेड मशीन है ना वर्चुअली। अब ये मशीन है का मतलब क्या होता है, इसको आप लॉगिन करोगे ना तो ये पूरा का पूरा एक अलग से आपको मशीन दिखाएगा, उसमें 30 GB ही दिखाएगा वो आपको, ठीक है। और इसमें फैसिलिटी होगा नेटवर्किंग का, जो ये कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता रहेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये जो आइसोलेशन अभी प्रदान किया, अब इस मशीन को मैं पूरा का पूरा अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं विंडोज़ बना दिया इस मशीन को, और ये विंडोज़ बन गया, इसमें मैं .NET का इंस्टॉल कर लिया। ये मैंने इस मशीन को मान लो लिनक्स का बनाया और इसमें मैंने जावा इंस्टॉल कर दिया। ये मशीन को भी मैंने लिनक्स का बना दिया, इसमें मैंने Node.js इंस्टॉल कर लिया। और अब जा करके मैं क्या करूँगा, अलग अलग प्रोजेक्ट अब इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरा .NET का जो टीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेगी, जो मेरी जावा वाली टीम है यहाँ डालेगी, और जो Node.js वाली टीम है वो अपना एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल करेगी। तो अभी मेरे पास क्या हुआ, एक ही मशीन में मैंने 3 अलग अलग एनवायरनमेंट के एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाया मैं, राइट। अब इधर से मैं इसका एक URL से मैं अपना वेबसाइट चला सकता हूँ, इसका URL से जावा का वेबसाइट चलेगा, इसका URL से Node.js का वेबसाइट चलेगा, और ये बेसिकली पूरा का पूरा आइसोलेशन देगा। माने फॉर एग्जांपल ये अगर A है, ये B है, ये C है ना, तो A जो है वो पूरा का पूरा एक मशीन के जैसा है। समझ जाओ कि वो वर्चुअली एक मशीन है, पूरा का पूरा मशीन है। माने वो पूरा आपको 30 GB का आपको स्टोरेज देता है, मान लो 10 GB का रैम आपने लिया तो वो आपको देता है, वो नेटवर्किंग का फैसिलिटी पूरा देता है। तो इमेजिन करो कि एक वर्चुअल मशीन आपका बन गया है। वर्चुअल माने मैं जब बोलता हूँ ना तो उसका मतलब समझ जाना कि सच में फिजिकली आप उसको छू नहीं पाओगे उस मशीन को, लेकिन आप उसको जब आप लॉगिन करोगे ना इस कंप्यूटर के अंदर में ये वर्चुअल मशीन को, तो आपको पूरा का पूरा आइसोलेशन दिखाई देगा। माने आप दूसरे वाले वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करते हैं करके आपको पता ही नहीं रहेगा। जब मैं बोलता हूँ आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि इस बिग बॉक्स में मैं जब लॉगिन करूँगा ना, ये बड़ा वाला बॉक्स में, इसमें तो यहाँ पर मेरे को अगर मान लो मैंने A में लॉगिन किया तो मेरे को B है, इसके अंदर में C है करके मेरे को पता भी नहीं चलेगा एक बार के लिए। चाहे तो पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस A वाले मशीन के अंदर अगर घुसे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको खाली दिखेगा कि मेरे पास ये स्टोरेज, आपको लगेगा कि मेरा मशीन ये है, विंडोज़ का मशीन है और ये उसका स्पेक है। अब इसमें मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, जितना मन में आ रहा आप करो, जितना .NET का प्रोजेक्ट आप इधर डाल दो, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो वर्चुअल मशीन का फंडा आया। इसी तरह क्लाउड में भी वैसे ही होता है। क्लाउड में वो जो AWS और Azure और तुम्हारे ये जो GCP वाले होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं यार, वो लोग अपना डाटा सेंटर में एक बड़ा सा मशीन ठोक देते हैं, बड़ा सा, खूब बड़ा सा फिजिकल मशीन होता है, ये पूरा पूरा का हार्डवेयर होता है ना। तो ये पूरा का पूरा हार्डवेयर वो लोग ठोक देते हैं और बेसिकली तुम लोग को बोलते हैं यार, तुम लोग जो पब्लिक हो उनको बोलते हैं कि तुम लोग हमारा ये मशीन में अपना वर्चुअल मशीन बनाओ और यूज़ करो। तो ये पब्लिक आता है, ये बोलता है ठीक है मैं आपका एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, और वो उधर स्पेक डिफाइन करता है 100 GB का बनाऊंगा, ये बनाता है एक अपना वर्चुअल मशीन। तो इस तरह लोग पब्लिक इसको बनाते हैं और ये एक ही फिजिकल मशीन रख के AWS अपना बिजनेस करता है और ये लोग वर्चुअल मशीन बना के अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं और चलाते हैं। तो ये वर्चुअल मशीन जो है ना, ये पूरा का पूरा शुरू से स्टार्ट होता है। खाली हार्डवेयर एक ही रहता है इन तीनों का, लेकिन इन तीनों का जो
प्रोसेस है ना पूरा का पूरा आइसोलेटेड होता है, ठीक है। और ये पूरा मशीन लेवल में आइसोलेटेड होता है। बोलने का मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते हो पूरा का पूरा नया, हर एक वर्चुअल मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। फिर उसमें आप जो भी रन टाइम इंस्टॉल करते हो, अगर वो .NET जावा जो भी है, और आप उसमें फिर अपना जो भी डिपेंडेंसीज है सब डालते हो। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन डालते हो। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो अगर मैं, ये मेरा मशीन है ना, और ये मशीन में क्या क्या है फिज़िकली, क्या क्या है बताओ मेरे को। फिज़िकली मेरे पास रैम है, मेरे पास स्टोरेज है, मेरे पास क्या है और नेटवर्किंग है, हार्डवेयर है, सब कुछ है इसमें। अब इसके ऊपर में मान लेते हैं कि ये लिनक्स का मैंने मशीन ख़रीद लिया है, मान लेते हैं। और अब मैं क्या करूँगा इस पर, जैसे मैं बता रहा था कि वर्चुअल मशीन बनाऊँगा, है ना, 1 2 3, और यहाँ पे मैं अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा। ये जो हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जावा के लिए मैं इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाऊंगा। और यहाँ पे इसको भी लिनक्स कर लिया, या और कुछ करना है मैक ओएस, जो भी मन में आ रहा है मेरे को करना है मैं करूँगा। और फिर इसमें बस अब अपना अब .NET प्रोजेक्ट अगर है तो .NET का डिपेंडेंसी डालूंगा, राइट। जैसे कि 45 ये जावा का है तो इधर जावा का इसमें जो भी SDK इंस्टॉल करूँगा। और ये Node.js है तो Node.js इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद और भी डिपेंडेंसीज जो लगेंगे वो सब डालेंगे हम लोग, जार फाइल, Node.js के लिए नोड मॉड्यूल फाइल, .NET के लिए और भी अलग अलग जो भी जो अपना न्यूगेट पैकेजेस है डालेंगे। उसके बाद जाके अपन यहाँ पे अपना जो लाइब्रेरी है वो डालेंगे। तो यहाँ पे जार फाइल डाल लिया, यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट के सारे फाइल डल गए, और यहाँ पे DLL डल गए, और फिर ये बराबर से चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो एक मशीन में हम अपना 3 मशीन का काम खर्चा निकाल लिए। तो ये जो बंदे हैं इनको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच का फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है जो अदृश्य होता है, ठीक है। तो अभी फिर वर्चुअल मशीन बन गया है। लेकिन यार एक चीज़ में अभी भी प्रॉब्लम है कि मान लो मेरे को इस तरह से 2000 अलग अलग एप्लीकेशन डालने हैं, और 2000 एप्लीकेशन में मेरे पास मान लेते हैं कि 20 से 30 प्रकार का अलग अलग स्टैक है। स्टैक माने जैसे कि .NET को एक स्टैक बोल लो, जावा का प्रोजेक्ट को स्टैक बोल लो, Node.js को स्टैक बोल, जैसे रूबी का स्टैक हो सकता है, लैम्प स्टैक हो सकता है, कुछ भी स्टैक हो सकता है। मान लो 20 से 30 विभिन्न प्रकार के स्टैक हैं। मेरी कंपनी में 2000 एप्लीकेशंस हैं। अब 2000 वर्चुअल मशीन में तो इंस्टॉल नहीं करूँगा ना बॉस, राइट। 2000 वर्चुअल मशीन अगर मैं इंस्टॉल करूँगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस मैनेजमेंट बहुत कठिन हो जाएगा। और 2000 वर्चुअल मशीन यार, उसके लिए बहुत बड़ा मेरे को एक्चुअल में मशीन बहुत बड़ा ख़रीदना पड़ेगा, ये फिजिकल मशीन भी। तो उसके लिए अलग सॉल्यूशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ उसका। उस पर अपन कंटेनर यूज़ करेंगे, और वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। थैंक यू, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं।